हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है और कौन करता है रेगुलेट। ठीक है, तो इनको रेगुलेट मेनली 3 तरीके से किया जाता है। पहला जो है वो है एडीएच। ठीक है, एडीएच क्या होता है? एडीएच एक तरह का हार्मोन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब है एंटी, डी का मतलब है डाईयूरेटिक, एच का मतलब है हार्मोन। ठीक है, तो देखिए एंटी शब्द अगर कहीं भी लग जाता है तो एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट, यानी कि उसका विरोध करना। किसके आगे एंटी लगा हुआ? डाईयूरेटिक के आगे लगा हुआ। ठीक है, डाईयूरेटिक का मतलब होता है यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ जाना। अगर हमारे अंदर यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ गई, यूरिनेशन की प्रोसेस का मतलब होता है यूरिन त्याग अगर हम बार बार कर रहे हैं तो यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ चुकी है, जिसको कहते हैं डाईयूरेटिक। ठीक, तो अगर यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है तो उसको डायूरेटिक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर यूरिनेशन की प्रोसेस घट जाए तो उसको बोलेंगे एंटी डायूरेटिक। ठीक है, तो एडीएच जो होता है यानी कि एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है, इसका मेन काम क्या होता है? यूरिनेशन की प्रोसेस को कम कर देना। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि एडीएच का मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सिर्फ यूरिनेशन को ये कम करता है। ठीक, दूसरा है आरएएस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आर का मतलब है रेनिन, ए का मतलब है एंजियोटेंसिन और दूसरे ए का मतलब है एल्डोस्टेरोन, एस का मतलब है सिस्टम और जो थर्ड है उसका नाम है एएनएफ। ए का मतलब है एट्रियल, एन का मतलब है नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडीएच के बारे में। देखिए एडीएच का क्या होता है? ये एक तरीके का हार्मोन है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ कौन करता है? उनको रिलीज़ करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हमने अभी तक इस टॉपिक को क्लियर मतलब पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। ठीक, अब ये हार्मोन जो होता है इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? इसको बनाता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है इसका प्रोडक्शन करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, 4 ब्रेन का पार्ट होता है। ये बना देता है एडीएच हार्मोन को, लेकिन इसको रिलीज कौन करेगा? इसको रिलीज करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है। ये देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो होता है ये जॉइंट होता है किससे? हमारे हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस है जो कि क्या कर रहा है? एडीएच हार्मोन को बनाता है और हमारे पोस्टीरियर यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला भाग होता है वहाँ इसको भेज देता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इस हार्मोन को सिक्रेट कर देती है, यानी कि रिलीज कर देती है। ठीक है, अब बात आती है रिलीज की, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हार्मोन नहीं रिलीज होता। ठीक है, यानी कि दिन भर हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन नहीं रिलीज होता। ये रिलीज कब होता है? जब भी हमारे बॉडी में वाटर का लेवल घट जाएगा, मीन्स हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पर एडीएच हार्मोन रिलीज होगा, ताकि क्या हो जाए कि हमारे बॉडी से ज़्यादा पानी और ना निकलने पाए। यानी कि हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा कहाँ से निकलता है? तो पसीने के माध्यम से निकलता है या फिर यूरिन के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो यूरिनेशन को रोकने के लिए ही एडीएच क्या होता है? ये हार्मोन सिक्रेट किया जाता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये हार्मोन करता क्या है? ये हमारे किडनी में, आपको एक चीज़ पता होगी, हमने बात की थी रीअब्जॉर्प्शन की इससे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में कौन करता है पार्टिसिपेट? एक तो पीसीटी करता है, दूसरा करता है लूप ऑफ हिलने। ठीक है, इन दोनों का काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। काम किसका है? यहाँ पर काम है डीसीटी का और सीडी का। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा है सीडी, इसका फुल फॉर्म होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों क्या करेंगे? इन दोनों को एक्टिव करेगा कौन? हमारा एडीएच। स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि क्या करो, जो हमारा फिल्ट्रेट है वहाँ से क्या कर लो? पानी को रीअब्जॉर्ब कर लो। क्यों रीअब्जॉर्ब कर लो? क्योंकि हमारे बॉडी में हो चुकी है पानी की कमी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, मीन्स अगर बॉडी में क्या हो जाए, डायरिया किसी को हो जाता है, पानी की कमी कब होती है? जब डायरिया वगैरह हो जाता है ना, यानी कि उल्टी दस्त हो जाती है, या फिर स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एक्सरसाइज वगैरह हम कर लेते हैं तो क्या होता है? बहुत पसीना आता है ना। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोडक्शन यानी कि बनाएगा एडीएच हार्मोन, और बनाने के बाद इसको क्या कर देगा? भेज देगा हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? इसको हम भेजेगी हमारे किडनी के पास, और हमारी किडनी क्या करेगी? एडीएच हार्मोन को देखते ही किसको स्टिमुलेट करेगी? हमारे डीसीटी और
सीडी को। डीसीटी मतलब कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों क्या करेंगे, हमारा जो हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेट निकला था उससे पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, रीअब्जॉर्ब करेंगे ताकि हमारी बॉडी से जो पानी की कमी हुई है कम से कम पानी की कमी और ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया एडीएच का काम क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसका काम क्या होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एडीएच हार्मोन इसकी क्वांटिटी क्या हो जाए बॉडी में, अगर ये कम हो जाता है तो जाहिर सी बात अगर ये कम हो गया तो हमारी यूरिनेशन की प्रोसेस जो अगर कभी हमको क्या करनी कम करनी है तो वो कम नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर यूरिनेशन हो और भले हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाए, ठीक है, अगर पानी का लेवल कम हो गया बॉडी में हमारे तो उसको कौन रोकता है, एडीएच रोकता है। बट अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाए तो पानी के लेवल कम होने पर यूरिनेशन की प्रोसेस कम नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में हमारे एडीएच का संतुलन यानी एडीएच हार्मोन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये हार्मोन बढ़ जाता है तो भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर बॉडी में क्या होगा, यूरिनेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, ज़्यादा नहीं यूरिनेशन बॉडी से बाहर निकलने ही नहीं पाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी में इसका बैलेंस जो होना चाहिए अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो बार बार इंसान क्या करेगा, यूरिन त्याग करेगा, जिससे उसको क्या हो जाती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक तो डायबिटीज़ मिलेटस होता है जिसको क्या हो जिससे किससे होता है, ये जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है हमारे किसमें, ब्लड में। और एक होता है इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस जो होता है वो कब होता है, जब बार बार यूरिन का त्याग इंसान करता है तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लिया, अब इसको रिवाइज करते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, एडीएच हार्मोन का पहला पॉइंट है इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। यानी कि जो एडीएच हार्मोन होता है वो यूरिन में पानी की अधिक मात्रा के त्याग को रोकता है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड सीडी। एडीएच हार्मोन क्या करता है, हमारे सीडी और डीसीटी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एडीएच सिक्रेटेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। एडीएच हार्मोन सिक्रेट कब होता है, तो ये फॉलोइंग कंडीशन में सिक्रेट होगा, या तो हमें डायरिया हो जाए या फिर स्वेटिंग, क्योंकि स्वेटिंग का मतलब पसीना होता है, डायरिया का मतलब उल्टी दस्त हो गया। ठीक है, तो ऐसे दोनों कंडीशन में क्या होता है, पानी की कमी आ जाएगी बॉडी में, और जब पानी की कमी आ जाएगी तो हमारा एडीएच हार्मोन सिक्रेट होगा। ठीक है, एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। यानी कि जो एडीएच हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन यानी कि उसको बनाता कौन है, उसको बनाता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। बट इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज का मतलब होता है इसको टारगेट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा। ये बन तो गया एक जगह, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, रिलीज कौन करेगा यानी निष्कासित कौन करेगा, वो करता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, बट ये ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑस्मो रिसेप्टर्स इन बॉडी डिटेक्ट ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। देखो ऑस्मो रिसेप्टर्स, देखो रिसेप्टर्स का मेन काम होता है कोई भी टारगेट होता है उसको क्या करना, उसको मतलब डिटेक्ट करना होता है, यानी कि उसका पता लगाना होता है और हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, तो जब भी ब्लड में ऑस्मोलैरिटी की प्रोसेस दिखेगी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है जैसे ये हमारा ब्लड है, ब्लड क्या एक तरीके का सोल्यूशन ही तो होता है, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स भी होते हैं, वाइटमिन भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट गैसेस सब कुछ पाई जाती है। तो ब्लड क्या एक तरीके का सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि 1 लीटर ब्लड में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी। यानी कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर विलियन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, वो होती है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ब्लड में अगर ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू घट बढ़ रहा है तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। यानी कि ब्लड में अगर हमारे आयंस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उसको हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे और उसको इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इससे अब हमें क्या करना, लड़ना है। ठीक है,
तो होता क्या है देखिए इसमें कि जब हमारे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर जाए, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करने का मतलब हो गया हमारे ब्लड में क्या हो जाए, सॉल्यूट बढ़ जाता है। ठीक है, सॉल्यूट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, सोडियम आयन अगर बढ़ जाए, ठीक है, Na+ बढ़ जाता है और क्या होता है, वाटर लेवल घट जाए। सॉल्यूट बढ़ने का मतलब जाहिर सी बात है सॉल्वेंट कम हो जाना। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, वाटर कम हो गया, सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट NaCl, Na बढ़ गया। ठीक है, अब जब Na बढ़ जाएगा तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, Na+ जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी तो हमारा हाइपोथैलेमस जो होगा सिग्नल जाएगा इसके पास। ठीक है, कौन ले जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे। क्या सिग्नल देंगे कि ऑस्मोलैरिटी यानी कि हमारे ब्लड में जो है वो आयंस की संख्या बढ़ चुकी है और पानी की संख्या कम हो गई है। अब क्या करना है आपको, ADH का बनाना है। ठीक है, तो हमारा हाइपोथैलेमस जैसे इन्फॉर्मेशन पाएगा ऑस्मो रिसेप्टर से, तुरंत वो ADH बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, बट इसने बना तो दिया, लेकिन अब इसको जहाँ पहुँचाना वो पहुँचाएगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, इसको रिलीज़ कर देगी। ठीक है, और ब्लड के माध्यम से क्या होगा, हमारा ADH हार्मोन हमारे टारगेट तक पहुंच जाता है। टारगेट का मतलब हमारी किडनी तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ADH हार्मोन किस पे इफेक्ट करेगा, DCT और CD जो कि हमारे नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों पर हमारा ADH हार्मोन क्या करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, तुरंत वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से वाटर रिजॉर्व करेंगे, जो फिल्ट्रेट था। ठीक है, देखिए जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी प्लीज़ प्रीवियस क्लास को देख लेंगे, तभी ये क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो DCT क्या करेगा, CD क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या था, पानी की कमी थी बॉडी में, हमारे नमक ज़्यादा था। अब पानी जैसे ही रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, पानी का लेवल थोड़ा बराबर आने लगेगा और सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बैलेंस, यानी कि थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में क्या हो गया, वाटर का लेवल बढ़ गया। अब ऐसे और क्या हो जाएगा, यूरिन जो होता है उसमें लेस अमाउंट में वाटर का रिलीज होगा, यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है वो तो हमारे DCT और CD ने अब्जॉर्ब कर लिए, रीअब्जॉर्ब कर लिए ना, तो यूरिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स हमारी बॉडी से पानी का लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब इस कंडीशन में जो यूरिन होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जब ADH हार्मोन सिक्रीट होता है तो उस दौरान जो यूरिनेशन होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, एंड व्हेन ऑस्मो रेगुलेटरी इज़ नॉर्मल, यानी कि अगर ऑस्मो रेगुलेटरी जो होता है अगर नॉर्मल है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर ऑस्मो रेगुलेटरी की जो प्रोसेस होती है अगर वो नॉर्मल है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो हमारे बॉडी में पानी का लेवल भी नॉर्मल होगा, सोडियम लेवल भी नॉर्मल होगा। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी ADH हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ADH हार्मोन तभी रिलीज होगा जब हमारे बॉडी में क्या हो जाए, पानी का लेवल कम हो जाता है तब। ठीक है, वाटर लॉस्ट इन यूरिन, तो ADH हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा, तो जाहिर सी बात है वाटर का जो लॉस्ट होता है यूरिन में वो जितना होना चाहिए उतना ही होगा, यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस क्या होगी, के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, और इस कंडीशन में यूरिन कैसा होगा, पतला होता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो हमने ADH हार्मोन के बारे में अच्छे से पूरा क्लियरली पढ़ लिया, क्या इसका फंक्शन था, कैसे ये करता है, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा आता है RAAS। ठीक है, तो RAS के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए इसका नाम जो दिया है रेनिन, इस नाम को मैंने एक बार और भी आपको पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पर क्या था, डबल N था। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सिंगल N वाला होता है ये तो हमारी किडनी में रिलीज होता है, लेकिन जो डबल N वाला दिया है ये हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ये भी एक तरह का हार्मोन है जो कि क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसका डाइजेशन कौन करता है, रेनिन ही करता है। बस याद रखिएगा इसमें डबल N होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे RAS के बारे में। तो देखिए R का मतलब यहाँ पर रेनिन है, A का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन, और A का मतलब है एल्डोस्टेरोन, एंड S का मतलब क्या है, सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या होता है। आते हैं सीधे डायग्राम पर। पहले मैं डायग्राम से बता दूँ, फिर थ्योरी पे आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम को आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम। तो ये तो हमारी किडनी है और ये हमारा लंग्स है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये हार्मोन काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन होता है, इससे पहले हम बात करेंगे एंजियोटेंसिनोजन के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है हमारा लीवर।
ठीक है। हमारा लीवर जो होता है एंजियोटेंसिनोजन को बना देता है। देखिए साइंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी के नाम के आगे नोजन लगा हुआ है तो मीन्स वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि वो आलसी रूप में बैठा हुआ है, उसको कोई काम काज नहीं करना है भाई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी के नाम के आगे नोजन लग गया, जैसे हमने पढ़ा था ना फाइब्रिनोजन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में था। सेम ऐसे ही होता है जैसे पेप्सिनोजन पढ़ा था, तो उसी तरह एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इसका फॉर्मेशन करता है हमारा लीवर, बना करके इसको क्या करता है हमारे ब्लड में इसको छोड़ देता है, यानी कि हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन बनाता है लीवर, बट ये पाया कहाँ जाता है, ब्लड में पाया जाता है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये एक्टिव होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब ये जो रेनिन होता है ये इसको कौन बनाता है, इसको बनाती है हमारी किडनी, ठीक है। रेनिन का बस इतना सा काम होता है, ये क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करने का काम करता है बस, और कोई भी काम रेनिन का नहीं है, ठीक है। ये बस क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और कब एक्टिवेट करेगा ये भी हमें जानना है। हमेशा ये एक्टिवेट नहीं करता रहता इसको, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो ही इसको एक्टिवेट करेगा। देखिए अगर हमारा बीपी लो हो जाए, बीपी लो का मतलब होता है ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए। देखिए अगर ब्लड प्रेशर कम होता है डॉक्टर क्या बोलता है, ज़्यादा नमक खाइए। क्यों नमक खाइए, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम खाइए क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो चुका है, बीपी लो होने की वजह से सोडियम की कमी आ चुकी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो बॉडी में क्या होती है, सोडियम की कमी आ जाती है, ठीक है। तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा यानी कि सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, तो हमारी किडनी में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा ग्लोमेरुलस, हमने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस के अराउंड एक सेल्स होती हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल, वो क्या करती हैं, रेनिन का स्रावित करती हैं। स्रावित का मतलब होगा सिक्रीशन करती हैं। ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन यहाँ से सिक्रीट होगा और जाएगा हमारे ब्लड के पास, क्या करने जाएगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करने, कि अब तुम्हारा काम आ चुका, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या हो चुका है, सोडियम का लेवल कम हो गया, हमारा ब्लड का प्रेशर भी कम हो गया, यानी कि हमारा बीपी भी कम हो चुका है, ठीक। एंजियोटेंसिनोजन किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में, और इसका नाम क्या हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो एक्टिव फॉर्म है, और ये चेंज कैसे हुआ है, रेनिन की वजह से चेंज हुआ है, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है ये एक्टिव फॉर्म में तो हो गया, लेकिन इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन होता है ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ज़्यादा नहीं लेवल में ला सकता, यानी कि ब्लड प्रेशर अभी कम है लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कब, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी सिकुड़ेंगे, इनका एरिया जब कम होगा ब्लड की वेसल्स का, तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो जाहिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन जो होते हैं वो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, यानी क्या करती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन जो होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना यानी सिकुड़ना। अभी ये क्या है, नली में क्या है, ब्लड बह रहा है ना, अगर ये ब्लड बह रहा है इस नली को पतला कर दिया जाए, थोड़ा सा और पतला कर दे, इतना पतला कर दे, तो क्या होगा, इसके अंदर ब्लड क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये नली पतली हो गई, एरिया कम हो गया, तो ब्लड जो बह रहा है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये नली क्या बहुत मोटी है, इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ब्लड प्रेशर हमारा कम जब होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, एंजियोटेंसिन क्या करता है, हमारे ब्लड की वेसल्स को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। जब सिकुड़ेगी हमारी ब्लड तो क्या होगा, इससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। बट एंजियोटेंसिन जो होता है वो ब्लड की वेसल्स को ज़्यादा नहीं सिकोड़ पाता, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा लंग्स होता है वो क्या रिलीज करता है, ACE। अब ये ACE क्या होता है, ACE का फुल फॉर्म है, A का मतलब होता है एंजियोटेंसिन, C का मतलब होता है कन्वर्टिंग, और E का मतलब हो एंजाइम, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है हमारा लंग्स रिलीज करेगा, और ये जो ACE होता है ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करेगा, ब्लड की वेसल्स को थोड़ा और ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो अधिक मात्रा में कॉन्टैक्ट करेगा जिससे बीपी हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर था पहले कम था, अब क्या हो चुका है, एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया यानी कि नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको। तो ये हमने पढ़ लिया इसका फंक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये ब्लड
वेसल्स को तो कॉन्ट्रैक्ट करता ही करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया इसने, बीपी को बढ़ा दिया, एक काम तो इसने ये किया। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन को भी सिक्रेट कराता है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, ये ग्लैंड जो होती है हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। दोनों किडनी इसके, ऐसी किडनी होती है इसके ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन भी कौन कराता है, एंजियोटेंसिन सेकंड कराता है, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर के जो होता है रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ब्लड में जो होगा हमारे सोडियम का लेवल भी बढ़ जाएगा और वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी एंजियोटेंसिन सेकंड का काम की। पहला काम तो इसने वैसोकंस्ट्रिक्टर का किया और दूसरा काम कर दिया एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कराने में हेल्प किया, ठीक है। तो दोनों ही काम क्या हो गया, ऐसे ही काम करता है। चलिए इसको एक थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। ये RAS क्या करता है, स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो RS क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है सोडियम लेवल का घट जाना, और GFR डिक्रीज का मतलब होता है, GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर, हमने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट था वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारा क्या होगा, सोडियम लेवल भी कम हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी कम होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस कब फिल्टर करता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना वहाँ हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर। ये चीज़ हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स फॉर्म रेनिन। अभी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या होती है, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है उसके अराउंड क्या होती है, एक सेल्स होती है जिसको कहते हैं जक्स्ट्रा। जक्स्ट्रा का मतलब ही होता है नियर, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करती है, रेनिन का फॉर्मेशन करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर क्या था जक्स्ट्रा, जक्स्ट्रा मीन्स नियर, दे आर नियर टू ग्लोमेरुलस सो कॉल्ड JGC, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल क्या होती है, ग्लोमेरुलस के पास पाई जाती है, ठीक है। और यही सेल क्या करती है, रेनिन का फॉर्मेशन करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा सेल क्या होती है, ये जो हमारी DCT होती है यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, इसकी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है मैकुला डेंसा। ये क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है सोडियम लेवल को ब्लड में। अगर ब्लड में सोडियम लेवल हमारे घट गया, मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर अगर घटता है तो उसको डिटेक्ट करने का मतलब एक तरह से होता है पता लगाना। उसको पता कौन लगाता है, उसको लगाती है मैकुला डेंसा सेल्स। ये मैकुला डेंसा सेल्स कहाँ पाई जाती है, हमारे DCT में पाई जाती है, ठीक है। ये पता लगाएंगी और इस मैसेज को किसके पास भेजेंगी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के पास भेज देंगे। क्यों भेजेंगी, क्योंकि यही करेगा रेनिन का फॉर्मेशन। अब ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होता है वो क्या कर देगा, रेनिन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों फॉर्मेशन करेगा, ताकि ये जा करके एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर सके, ठीक है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो, थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन इज फॉर्म बाय लीवर एंड प्रेजेंट इन ब्लड। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे ब्लड में रहता है, ठीक है। रेनिन चेंज्ड एंजियोटेंसिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है टू एंजियोटेंसिन इन एक्टिव फॉर्म, यानी कि रेनिन क्या करता है, हमारे इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को चेंज करता है एक्टिव एंजियोटेंसिन में, RAAS, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इंक्रीज ब्लड प्रेशर सोडियम लेवल इन ब्लड। देखिए हमारा जो बॉडी में सोडियम लेवल घट जाए या ब्लड प्रेशर घट जाए तो ही RS क्या होता है, रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है क्या करता होगा, ये सोडियम लेवल को एक तो बढ़ाएगा, दूसरा BP को बढ़ाएगा हमारे, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि RS का मेन काम क्या है। तो RS का मेन काम होता है हमारे बॉडी में सोडियम लेवल को बढ़ा देना और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, ठीक है। ये दोनों काम ये करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ब्लड के वॉल्यूम से मतलब समझ में आया आपको, बॉडी में ब्लड की संख्या भी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, RAAS की वजह से, ठीक है। तो हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब थर्ड जो है वो उसके बारे में बात करेंगे हम। थर्ड जो है उसका नाम है ANF। ANF का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल का मतलब होता है यानी कि जो हमारे हार्ट का पार्ट होता है एट्रियल, वही यहाँ पर बात किया जाए, यानी कि इसमें हार्ट का फंक्शन देखने वाले हैं। तो पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको थ्योरी के माध्यम से। देखिए इसमें होता क्या है, अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए हमारा,
देखो बीपी जब कम होता है तो RAS रिलीज होगा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाए तो क्या रिलीज होगा, ANF। ठीक है, यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये रिलीज होगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, हमारे हार्ट ने क्या किया, ANF को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये ANF जो होगा वो क्या करेगा, जानते हैं क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब हो गया हमारा जो ब्लड वेसल्स क्या थी, पतली हैं अभी, जाहिर सी बात है। तो ब्लड प्रेशर को कम कैसे करेंगे, जब ये हमारा ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, क्योंकि जब चौड़ी होंगी तो इनका एरिया बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि एरिया जो होता है वो क्या करता है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो जब फैलेंगी तो ही बीपी क्या होगा, कंट्रोल होने को पाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ANF जो होता है हमारे हार्ट के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, और ये ANF क्या करेगा, जाएगा और हमारा क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, यानी कि ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करेगा। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स हमारी थोड़ी फैल जाएंगी तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा वेसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, जो RAS होता है ये किसका अपोजिट होता है, ये होता है ANF का अपोजिट, क्योंकि RS क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था, लेकिन ANF क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा RAS था ये क्या कर रहा था, ये सोडियम को और जो वाटर होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लेकिन जो ANF होता है वो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करता है, यानी कि इसको बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसको थ्योरी से देख लेते हैं क्या होता है ये। When blood pressure increases, sodium ion increases, heart और atrial muscle release ANF। तो अगर बॉडी में हमारे क्या हो जाए, सोडियम लेवल बढ़ जाए या फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, देखो जब भी आपको डाउट हो कि सोडियम बढ़ेगा घटेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमारा BP कम होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है नमक ज़्यादा खाओ। नमक का मतलब Na+ ज़्यादा खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो चुका है, Na कम हो चुका है। ठीक, अगर हमारा BP कम तो Na कम, अगर हमारा BP ज़्यादा तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि BP ज़्यादा हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, नमक कम खाओ। क्यों नमक कम खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी में नमक बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, सोडियम आयन इंक्रीजेज, हार्ट और एट्रियल मसल्स रिलीज ANF, यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है वो ANF को रिलीज करेंगे, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ANF सप्रेस RS। देखो सप्रेस मतलब होता है ढक लेना। ठीक है, RS के जो काम होता है, RS का काम क्या होता है, BP को बढ़ाना। ठीक है, BP को बढ़ाने का काम RS करता है, तो इसके काम को कौन ढकेगा, ANF ढक देगा। कैसे ढक देगा, BP को हमारे क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, दैट इज डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, यानी कि क्या करेगा, ANF हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर कम, सोडियम लेवल कम हो जाएगा, सोडियम लेवल कम होगा तो सोडियम और वाटर लॉस इन यूरिन, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, कम कैसे होगा, सोडियम का लॉस हमारे यूरिन में ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तभी तो कम होगा ब्लड से। फिर डाईयूरेसिस, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। देखो डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है, डाईयूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन। ठीक है, तो अगर यूरिनेशन हो रहा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूरिनेशन होने का मतलब क्या होता है, बॉडी से Na+ का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ANF का मेन काम है BP को कम करना, और RS का मेन काम क्या था, BP को बढ़ा देना। ठीक है, ANF इज अपोजिट टू RS, जाहिर सी बात है दोनों अपोजिट होते, क्योंकि एक तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो हमने देख लिया कि किडनी के फंक्शन को कौन कौन रेगुलेट करता है, इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स थे, हमने हर अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अगर आप इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है मेरी वीडियो के बारे में तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। मेरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।